वंदे मातरम साथियों, स्वागत है आपका मेरे चैनल विश्व गुरु भारत में। आज का अपना जो विषय है वो है स्वामी विवेकानंद जी के विचारों के ऊपर, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन के ऊपर और स्वामी विवेकानंद भारत को कैसे देखते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का स्वप्न क्या था और युवाओं से वो क्या चाहते थे, युवाओं के लिए वो क्या संदेश छोड़ के गए। ये सारे विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। अपने को विषय सुनने को मिलेगा। अपने देश के जो रविंद्रनाथ ठाकुर थे या रविंद्रनाथ टैगोर जिनको बोला जाता था, वो एक बार फ्रांस गए थे। फ्रांस में वो एक वहाँ पर फ्रेंच इतिहासकार थे, रोमा रोला उनका नाम था। तो रोमा रोला जब उनके पास आए तो उन्होंने उनको पूछा कि मुझे भारत को जानना है तो मैं क्या करूँ, मैं तो भारत कभी गया नहीं हूँ। और अपने पूरे जीवन काल में भी रोमा रोला जो थे वो भारत आ ही नहीं पाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने बोला कि आपको अगर भारत को जानना है तो आप स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी को जानो। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में उन्होंने दो चार बातें उनको बताई तो उनको कुछ समझ नहीं आया। तो उन्होंने फिर प्रश्न किया, अगर मुझे रामकृष्ण परमहंस को जानना है तो क्या करूं? तो फिर उन्होंने कहा कि जो उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद जी हुए उनको जानो, उनको पढ़ो। तो उनके बारे में भी उनको बताया। तो ऐसा करके उनको पढ़ो, उनके बारे में जानो, स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए उनको कहा। तो आपको स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में पता चल जाएगा और उनके जो गुरु थे, जो स्वामी विवेकानंद थे और जो भारत था उसके बारे में भी आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद वो बताते हैं रविंद्रनाथ जी कि स्वामी विवेकानंद जी के बारे में सब कुछ पॉजिटिव ही है और सब सकारात्मक बातें ही उन्होंने लिखी हुई है भावात्मक रूप से, उसमें कुछ भी नकारात्मक नहीं है। इसलिए आप आराम से उनके बारे में जान सकते हो और उनको समझ सकते हो। रोमा रोला जो था उसने भारत के 3 जीवनियाँ लिखी, एक महात्मा गांधी की, एक स्वामी रामकृष्ण परमहंस की और स्वामी विवेकानंद जी की। भारत दुर्भाग्यवश अपने जीवन काल में भारत नहीं आ पाए, वहीं फ्रांस में उनकी मृत्यु हो गई। तो जब उन्होंने स्वामी रामकृष्ण परमहंस के बारे में लिखा तो अपने उसमें क्या लिखते हैं कि 10,000 वर्षों की तपस्या के बाद जो निचोड़ या उसका जो फल मिलता है वो भारत को मिला था स्वामी रामकृष्ण परमहंस के रूप में। ऐसा उनका विचार था। स्वामी विवेकानंद जी अपने कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत ही तार्किक व्यक्ति, तर्क आधार पर किसी चीज़ को मानते थे अथवा मना कर देते थे। तो एक बार लेक्चर में जो प्रोफेसर था उनका, वो किसी आध्यात्मिक उसकी बात हो रही थी तो उन्होंने प्रश्न किया कि आपने क्या भगवान को देखा है? तो टीचर ने मना किया कि नहीं, मैंने तो भगवान को नहीं देखा है, लेकिन मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जिसने भगवान को देखा है, तो तुम उनके पास चले जाओ, वो तुम्हें भगवान से मिला सकते हैं। तो उन्होंने उनको रामकृष्ण परमहंस जी का पता दिया और ऐसे मंदिर में वो गए। तो जो स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी थे वो एक काली माता के मंदिर में पुजारी थे। तो विवेकानंद जी उनके पास गए तो उन्होंने पूछा कि आपने भगवान को देखा है? उन्होंने बोला हाँ मैं देखा हूँ, और जैसे मैं तुमसे बात कर रहा हूँ मैं वैसे उनसे बात करता हूँ और वैसे ही मैं उनको देखता हूँ। तो उन्होंने कहा कि मेरे को मिलना है। तो उन्होंने उनको अपना गुरु मान लिया। तो वहाँ वो रहने लग पड़े और उन्होंने संन्यास ले लिया, वही उनके गुरु बन गए। और जब उनकी परमहंस की मृत्यु हुई तो अपना उत्तराधिकारी स्वामी विवेकानंद जी को सारा चीज़ सौंप कर वो अपना स्वर्ग की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। तो उन्हीं को विवेकानंद जी को अपना उत्तराधिकारी मान लिया। अध्यात्म में तो विवेकानंद जी थे ही। फिर वो यूरोप में चले गए। 1893 में वो धर्म संसद होने वाली थी तो उसके लिए वो चले गए। सारे दुनिया से जो जितने भी थे, भारत उसमें परतंत्र था। तो स्वामी विवेकानंद जी को भी लगा कि हमें भी भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए वहाँ पर धर्म संसद जो हो रही थी उसमें जाना चाहिए। तो स्वामी विवेकानंद जी गए। काफ़ी कठिनाइयों के बाद वो शिकागो में पहुँचे। तो जब धर्म संसद शुरू होनी थी उससे वो 1-2 महीना पहले ही पहुँच गए थे। तो उनके जो जहाँ पर रहे वो सन्यासी थे, सड़कों पर रहे या जो उनके मित्र बनते गए, तो वहाँ 1-2 महीना उन्होंने ऐसे ही गुजारा, कभी एक के यहाँ कभी दूसरों के यहाँ। फिर जब वो धर्म संसद पर जो ऐतिहासिक भाषण उन्होंने दिया तो सबसे पहले उन्होंने बोला सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। तो 15 मिनट का उनको बोलने का टाइम मिला गया था, लेकिन वो 2, 3, 4, 5 मिनट तक तो तालियां बजती रही। ऐसा नहीं कि स्वामी विवेकानंद जी अकेले व्यक्ति भारत से वहाँ पर गए थे, दक्षिण भारत के 2 व्यक्ति और एक श्रीलंका से भी गए थे, और उससे पहले भी उन्होंने बोला था। तो यही संबोधन दिया था, सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। लेकिन जो उनके बोलने का भाव था, जो एक जुड़ाव था, वो उस बोलने के भाव पर तालियां बजी थी। सिस्टर एंड ब्रदर्स बोलने पर तालियां नहीं बजी थी, जो बोलने के भाव था और उस भाव को जो वक्ता और करनी में भी कोई अंतर नहीं था। जैसा बोल रहे थे वैसा भाव मन में भी दिख रहा था, उनके चेहरे से भी छलक रहा था, उस पर तालियां बजी थी। तो जब वो धर्म संसद हुई तो उनका प्रसिद्धि ज़्यादा बढ़ गई। भारत में भी वो सारी न्यूज़पेपरों के माध्यम से आने लगी। तो
तो वहाँ पर भी उनके मित्र भी बन गए, कुछ शिष्य बन गए, कुछ जगह सम्मान मिला, कहीं अपमान मिला। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने प्रवचन करना वहाँ भी स्टार्ट कर दिए। शिकागो हो गया, कैलिफोर्निया हो गया, अपने मठ स्थापित करना कर दिए। एक बार की घटना है, जब वो ऐसे जा रहे थे तो उनके जो मित्र थे उन्होंने भगवा वस्त्र पहना हुआ था। तो उन्होंने बोला कि स्वामी जी आप कैसे देश से आए हुए हैं और ये आपने कैसे कपड़े पहने हुए था। तब स्वामी विवेकानंद जी ने उनको बहुत अच्छा जवाब दिया था कि योर कंट्री टेलर मेक द जेंटलमैन बट इफ़ आवर कंट्री कैरेक्टर मेक द जेंटलमैन। तो इतना बड़ा वो ऐसी बातें सुन के अद्भुत हो गए थे कि अच्छा, ऐसा आश्चर्यचकित उत्तर जब स्वामी जी ने दिया। और जब वो धर्म संसद में भाषण दे रहे थे तब भी उन्होंने कहा था कि मुझे गर्व है कि मैं ऐसी संस्कृति और अपने भारत देश से जन्म लिया और ऐसी संस्कृति जो सबको अपना मानती है, सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करती है, वसुधैव कुटुम्बकम की बात करती है। ऐसे शब्दों का उन्होंने उच्चारण किया था और उनके मन भाव से भी वो सारी चीज़ें छलकती थी। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का व्यक्तित्व था और उनके चेहरे का जो आभामंडल था एकदम ऐसे लगता था कि जैसे तेज प्रकाश वहाँ से प्रकाशित हो रहा है। तो काफ़ी सारे लोग उनके शिष्य बन गए। एक जगह पर वो अपने मित्र के यहाँ घर पे ठहरे हुए थे, तो एक लाइब्रेरी में गए। उनका अध्ययन का इतना था कि जब वो खाने के टेबल में बैठे थे, उनके और उनके मिसेज जहाँ पर वो ठहरे थे, तो स्वामी विवेकानंद वहाँ पर एक लाइब्रेरी थी, स्वामी विवेकानंद जी लाइब्रेरी में गए। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला जहाँ पर वो ठहरे हुए थे कि आप जाओ विवेकानंद जी को बोलो कि नाश्ता लग गया है। तो गए, तो पत्नी ने बोला, तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और पन्ने पलट रहे हैं। तो वो वापस आए, तो उन्होंने अपने पति को बताया कि मैंने तो बोला, तो उन्होंने सुना नहीं और किताब के पन्ने पलटे जा रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा कि स्वामी जी, थोड़ी देर बाद स्वामी जी बाहर आए। बोले आप क्या कर रहे थे? वैसे तो आवाज़ लगाई थी आपने सुना ही नहीं। बोले मैं किताब पढ़ रहा था। बोले आप तो किताब के पन्ने पलट रहे थे। बोले जैसे आप एक अक्षर जोड़ के एक लाइन पढ़ते या वो पढ़ते, मैं ऐसे एक पूरे लाइन को जोड़ के ऐसे पन्ने पढ़ता हूँ। तो इतनी फास्ट वो किताब पढ़ते थे। उन्होंने कितनी कम आयु में पूरे वेदांत, रामायण, महाभारत, भारतीय शास्त्रों का सबका अध्ययन कर दिया। वेदांत की तो क्लासें भी लेते थे। 4-5 साल यूरोप वगैरह अमेरिका के सारे शहरों में पूरे घूम के, कुछ शिष्य बने, कुछ दोस्त बने, ऐसा घूम के फिर वो भारत भूमि पर लौट रहे थे करीब 4 वर्षों के बाद इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड में जब उनको एक मित्र वो छोड़ने आया था जहाज़ पर, तो उन्होंने कुछ बोला स्वामी जी को 3 शब्दों का कि स्वामी जी आपने लग्जरियस, ग्लोरियस और पावरफुल पूरे यूरोप का ऐसा भ्रमण किया और अपने यूरोप में रहे हैं, पश्चिम के देशों में रहे हैं, तो अब आपको अपने देश में जाकर कैसा लगेगा? तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो उत्तर दिया वो एक आश्चर्यचकित करने वाला था कि पहले मैं अपने देश से प्यार करता था, लेकिन अब इस पूर्व पश्चिम के देशों में रहने के बाद अब मैं जो अपने देश पर गर्व हो रहा है और अपने देश का कण कण में जो है उसमें भगवान का वास है और हमारी जो जितनी ऋचाएँ ऋषि मुनियों ने लिखी हुई है, अब मुझे उस पर पूरा पक्का विश्वास हो गया है। और मैं तो मेरा भारत पूरे मंदिर के समान है, ऐसा वक्तव्य उन्होंने दिया। और ऐसा कोई वक्तव्य सिर्फ बातें बोलने के लिए, उसका उत्तर देने के लिए नहीं किया। उन्होंने स्वयं उसको साक्षात अनुभूत भी किया था। जब उनका जहाज़ वापस वहाँ पर पहुँचा, भारत पहुँचा, तो उस समय तो स्वामी विवेकानंद जी का काफ़ी विख्यात हो चुके थे। तो जब समुद्र के किनारे वो पहुँचा तो स्वामी विवेकानंद जी जो रेत थी और बालू थे, काफ़ी लोग उनका स्वागत करने के लिए आ गए थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गए और ज़मीन पर अपने वस्त्र उतार के जो रेत थी उसे अपने शरीर पर मलना स्टार्ट कर दिया और मिट्टी से वो करना स्टार्ट। तब सभी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं 4-5 साल पूर्व के देशों का भ्रमण करके आया हूँ और हो सकता है वो भोगवादी भूमि में मैं रहा हूँ, जिसको भोगवादी स्वामी जी ने कहा उस समय, भोगवादी भूमि में रहा हूँ और कहीं मैं कुछ मेरे ऊपर लग ना गया हो, इसलिए मैं अपने पवित्र भारत भूमि की मिट्टी को अपने तन में लगा रहा हूँ। और उसके बाद वो समुद्र से तैर के 3-4 किलोमीटर के बाद वो एक शिला थी, वहाँ पर चले गए और भारत पर क्या काम करना उसके लिए वो आत्मचिंतन करने लगे। लगभग 3 दिन 3 रातें वहाँ पर वो रहे उस शिला पर। उसके बाद जब उन्हें आत्मज्ञान हुआ और भारत पर क्या काम करना चाहिए और सारी चीज़ें अध्ययन करके उसके बाद फिर वो आगे बढ़े। तो पूरे भारत का भ्रमण उन्होंने किया और गाँव-गाँव में जाकर युवाओं को और कितने भाषणों को उन्होंने उनका लिखा हो तो बहुत कम मिलता है, उनके भाषण जो थे वही लिखे। और एक आयरिश महिला उनकी शिष्या बनी हुई थी, भगवनी निवेदिता, मार्गरेट एलिजाबेथ नाम था उनका, बाद में सिस्टर निवेदिता उनको स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, उनके द्वारा लिखे हुए। तो उन्होंने जो एक स्वामी जी के बारे में लिखा था कि स्वामी जी के पूरे रक्त शिराओं में पूरा भारत ही बहता था। भारत को समझना है तो स्वामी विवेकानंद जी को समझो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ो। और उनके हृदय की धमनियों में भारत के लोग वास करते थे, मतलब इतनी अपार इतना जुड़ाव था स्वामी विवेकानंद जी का भारत और भारत के लोगों के प्रति।
उसको वो महसूस कर सकते थे। तो स्वामी विवेकानंद जी पूरे भारत का भ्रमण कर रहे थे, जगह जगह पर यही चीज़ें बताते थे कि भारत माँ परतंत्र है, हिंदुत्व के बारे में, भारत के समाज में जो कुरीतियाँ थी, हमारे धर्म में जो कुरीति थी, उसकी भी वो जोरदार खंडन करते थे। और ईसाई मिशनरियों के द्वारा जो कन्वर्जेशन चला हुआ था पूरे यूरोप के बाद भारत में भी, कि वो जो छुआछूत थे उनको कन्वर्ट करते थे, ईसाई बनाते थे, उस पर भी उन्होंने कुठाराघात किया। और अगर स्वामी विवेकानंद जी उसमें नहीं होते तो लगभग भारत की आधी ईसाई बन चुकी होती थी। ऐसे साक्ष्य हमें इतिहास में मिलते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने सारी चीज़ों का अध्ययन करके सबको ये बताया कि उठो जागो और तब तक मत रुको। युवाओं के सब खासकर वो कहते थे कि उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। और देश के प्रति प्रेम कैसा, उन्होंने स्वप्न कहा था कि जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। ये सारी स्वामी विवेकानंद जी की बोली हुई बातें हैं। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी आज वर्तमान में कहाँ हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए। कहाँ है, या स्कूल कॉलेजों में स्वामी विवेकानंद जी है, या बड़े बड़े स्कॉलरों के पास स्वामी विवेकानंद जी है। तो सिर्फ हमने तो कुछ किताबों के पन्नों में उनको स्वामी विवेकानंद जी को समेट कर रख दिया है, बल्कि वो इतना व्यक्तित्व, बड़ा व्यक्तित्व था कि ना 15 मिनट ना किसी बड़े बड़े ग्रंथों में उनको व्यक्तित्व को समेटा जा सकता था। काफ़ी छोटी आयु में स्वामी विवेकानंद जी का निधन हो गया, लेकिन भारत के प्रति जो उन्होंने स्वप्न देखा था, तो युवाओं को ऐसा बोलते थे कि युवा ही हैं जो मेरे स्वप्न को, भारत के प्रति स्वप्न को पूरा कर सकते हैं। इसलिए उसके जो यूरोप के आने, पूर्व के देशों के बाद आने के बाद जब भारत पे वो आए, पश्चिम से घूम के जब भारत में आए, तो उन्होंने केवल युवाओं के ऊपर ही जोर दिया कि युवा ही जो है जो मेरे सपने को साकार कर सकते। जो भारत माता मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में कि भारत माता विश्व गुरु के पटल पर, विश्व गुरु के सिंहासन पर बैठने जा रही है, और पूरे दुनिया का नेतृत्व भारत के हाथों में आएगा। और ऐसे चरित्रवान समाज को गढ़ने का काम हमारे युवा लोग करेंगे, और पूरे दुनिया को नेतृत्व और सही नेतृत्व, आदर्श नेतृत्व देने का काम भारत करेगा। ऐसा मजबूत भारत को अपने को खड़ा करना है, इसलिए वो युवाओं से बार बार आह्वान करते थे। कुछ बहुत से युवा उनके पास आते थे कि स्वामी जी हमें भी सन्यासी बना दो, तो साफ स्पष्टों में कहते थे कि आप लोगों को सन्यासी बनने की आवश्यकता नहीं है, पहले भारत माँ परतंत्र है और भारत माता को आज़ाद करवाओ। ऐसे स्वामी जी कहते थे। उनसे वर्तमान में भी हमें उनके बारे में और जानना चाहिए। उनकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पढ़नी चाहिए, और जितना आप स्वामी जी को पढ़ेंगे, सुभाष चंद्र बोस जी बोलते थे कि आप स्वामी जी के बारे में अगर पढ़ोगे तो अगर आप बैठे हुए हो, अगर आप सोते हुए स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ोगे तो आप उठ जाओगे, अगर आप उठते हुए पढ़ोगे तो आप खड़े हो जाओगे, अगर आप खड़े होकर पढ़ रहे हो स्वामी विवेकानंद जी को तो आप चलने लग पड़ोगे। ऐसे मतलब अग्निवेशवान उनके शब्दों में थे, और ऐसी शक्ति उनके लिखे हुए शब्दों में, उनके बोले हुए शब्दों में थी। एक बहुत प्रतिष्ठित और संगठित भारत को का स्वप्न लेकर वो आगे आए थे, लेकिन उनकी आयु कम रही, जिस कारणवश ऐसा लगा कि वो अपना आधा काम छोड़ के ही वापस चले गए। लेकिन उन्होंने कहा था कि मैं देख रहा हूँ कि भारत पुनः से शक्तिशाली और पूरे देश को, पूरे विश्व को जो नेतृत्व कर सकता है, ऐसा भारत में खड़ा होता देख रहा हूँ अपनी आँखों के सामने से। लेकिन स्वामी जी 39-40 वर्ष की आयु में हम सबको छोड़ के चले गए। और मेरी सभी से अपील है, जो हमारे समवैचारिक लोग हैं, अपने इस वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और स्वामी जी के बारे में जितने विचार हैं, जितने आदर्श हैं, उन सबको फैलाओ, और उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करो। यही सब कहता हुआ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ।